हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये एसएसएल 5 और तुम लोग देख रहे हो एस्ट्रोफिजिक्स स्नोबॉर्ड यूनिवर्स। तो चालू करते हैं। तो एक रिका मान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कॉस्मिक रेज? प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉस्मिक रेज, लार्ज hadron collider लोकेटेड एट स्विट्जरलैंड। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस पार्टिकल, मतलब स्पेस पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले। तो उसमें क्या क्या आता है? कॉस्मिक डस्ट हो गया, स्पेस जंक हो गया, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ स्पेस पार्टिकल्स ऑन मिशन, स्पेस मिशन, और रेड शिफ्ट। ये बहुत सारी चीजें, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। और तुम्हें पता है एक चीज, स्पेस जंक के बारे में तुम्हें एलोन मस्क कभी नहीं बताने वाला। हमें लगता है कि यार ये लोग सैटेलाइट लॉन्च करते आते करते जाते, मतलब करते हैं लोग सैटेलाइट लॉन्च। तुम्हें नहीं बताएंगे भाई ऊपर कितना कचरा फैल रहा है। स्पेस जंक इतना हो गया है ना कि अगर मतलब अब ये हालत हो गई कि अभी कोई अगले 10 सालों में ये होने वाला है, अगर कोई मेजर नहीं लिया गया है कि अगर कोई रॉकेट गया, रॉकेट पहले तो 3 से ठुकने वाला है, ठक 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 ठक, और फट के फिर नीचे उठाने वाला है। बहुत रिस्की हो गया स्पेस जंक। इलॉन मस्क मतलब दिखा तो ऐसा रहे 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया करते, मतलब मैं नहीं बोल रहा भाई इलॉन मस्क बहुत सही बंदा है, लेकिन तभी भी इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा अभी। स्पेस जंक के बारे में सोचा होगा लेकिन पब्लिकली कुछ ऐसा नहीं है। तो चालू करते हैं। तो एक रात में यार, वन नाइट डैश वाज क्यूरियसली वाचिंग द स्काई। एक ग्रैंडमा आया फॉर क्वेश्चन, सवाल जवाब ही। अच्छा, ग्रैंडफा हो पूरा खाना है ये। यस प्लीज, डैश आस्क मी। Except the solar system, is most of the space in our universe empty? What made you ask this? I was watching the night sky, and I felt that there are definitely more things other than stars and planets, comets, etc. Wow, that's great, thought. And yes, there are. What are they? At this very time, we call it cosmic dust. तो जो कॉस्मिक रेज से डस्ट निकलती है और पार्टिकल से डस्ट निकलती है, कॉस्मिक डस्ट। फ्यूल यूनिवर्स इज फिल्ड विद दैट, मतलब ये डस्ट कचरा नहीं होता, अलग चीज होती है। डस्ट एज इन द डस्ट वी क्लीन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम अ हाउस। हाँ, नो, दे आर द डस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। मतलब सोच रहे हो कि ये वो बात हो गई कि तुमने वो हरकत नहीं करते स्कूल में लोग, चौक लेके वहाँ टेबल से चौक उठाया, उसे कूटने के बाद सूंघ के देगा रोल बना के। रियली, वेयर दे कम फ्रॉम? Cosmic dust are the parts of stars. Let me explain in detail. तो अब कॉस्मिक डस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यार बेसिकली कॉस्मिक डस्ट क्या होता है? तो कॉस्मिक डस्ट जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं, रिमेनिंग जो डस्ट बच जाता है उनको डस्ट बोलते हैं। तो रिमेनिंग पार्टिकल्स ही हो गए एक तरह से। तो जो रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं अपने कॉस्मिक रेस के, तो कॉस्मिक डस्ट होती है। यूनिवर्स इज अ वेरी डस्टी प्लेस। इन स्पेस देयर आर मच मोर देन द एम्प्टी वॉइड्स। वॉइड्स में पता है एम्प्टी स्पेस होता है। कॉस्मिक डस्ट hold the key to the origin of our universe. It is a stuff of which planets and even people are made of, and it is essential for the formation of stars and other celestial body. तो कॉस्मिक डस्ट से सारी चीजें बनती है। हम भी कॉस्मिक डस्ट से बने, बोलते हैं कार्बन है, लेकिन कॉस्मिक डस्ट में पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट होते हैं। डॉन ब्राउनली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इन सिएटल first reliably identified the extraterrestrial nature of collected dust particles from the sky in later 1970s. मैं तुम्हें पिछले एपिसोड में पिछले सेशन में इसके बारे में बताया था। ये नासा एक चीज हरकत देती है, कुछ ड्रोन वगैरह ऊपर ले जाके प्लेन वगैरह से ये डस्ट पार्टिकल कलेक्ट करते हैं जब वो गिरते हैं ऊपर से। कॉस्मिक डस्ट आर ह्यूज क्लाउड्स दैट टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस इन आवर यूनिवर्स दैट आर ऑफ द साइज ऑफ 1/10 of our hair. When there is lots of it between the particles of particular kind, they really compressed and starts getting hot because of gravitational force. Then eventually the formation of things like stars start. The bright object you can see at the center is the star cluster. मतलब ये स्टार क्लस्टर होता है कि स्टार बनता है। तो मतलब क्या रहता है कि जब ये कॉस्मिक पार्टिकल्स होते हैं, कंप्रेस होते हैं, फिर गर्म होना चालू करते हैं, इनमें हाई एनर्जी एकदम दौड़ने लगती है, फट 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 दौड़ती है, और एकदम से कुछ हल्के से केमिकल रिएक्शन, मतलब हल्के नहीं, काफी अच्छे बड़े मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उन रिएक्शंस के थ्रू मतलब एक स्टार बन जाता है। ऐसी बाकी ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। तो ये नासा ये हरकत देता है। स्टडी मेड विद द नासा's Spitzer Space Telescope shows that the supernova remnant called Cassiopeia A contains 10,000 Earth masses worth of fresh dust. ये करता है नासा। Observation shows that the dust particle measures between 1 to 7 micrometer, बहुत छोटा है। The cosmic dust generated by supernova is then recycled in the clouds of gas and dust between stars. Some of that dust will form the next generation of star. Cosmic dust is made of elements such as carbon, oxygen, iron, and other atoms that are there in periodic table, mostly heavier than hydrogen and helium. Cosmic dust can be further distinguished by its astronomical location: intergalactic dust, interstellar dust, interplanetary dust such as in the zodiac cloud, and circumplanetary dust such as planetary ring. अब तुम लोग बोल रहे हो यार ये इतनी सारी हरकत दे दी है, हरकत है क्या? फिर इंटरगैलेक्टेड मतलब होता है गैलेक्सीज के बीच में। सो अगर कोई डस्ट है दो गैलेक्सीज के बीच में, इंटरगैलेक्टेड, तो उसे बोलते हैं इंटरगैलेक्टेड डस्ट। अगर बोल रहे हैं इंटरस्टेलर,
तो स्टेलर मतलब समझ लो स्टार से रिलेटेड है। तो इंटरस्टेलर मतलब दो स्टार्स के बीच में, स्टार्स के बीच में, दैट इज इंटरस्टेलर डस्ट। और इंटरप्लैनेटरी मतलब दो प्लैनेट्स के बीच में, जैसे मार्स और अर्थ ले लो तो वो इंटरप्लैनेटरी डस्ट हो गया। और सरकम प्लैनेटरी मतलब ये हो गया, सरकम प्लैनेटरी की ये रिंग दिख रहा है तुम्हें, एक रिंग है और बीच में प्लैनेट हो गया, तो दैट इज सरकम प्लैनेटरी। सोलर सिस्टम डस्ट इंक्लूड कॉमेट डस्ट, एस्ट्रॉइडल डस्ट, dust from the Kuiper belt, and interstellar dust passing through the solar system. Thousands of tons of cosmic dust are estimated to reach the Earth's surface every year, with most dust particles having a mass between 10 to the power 16 kg, 0.1 pg, and 10 to the power minus 4 kg, 100 mg. ग्राम है वो, माइक्रोग्राम वो, मिलीग्राम भी हो सकता है. Where was the first dust particle identified? Washington DC. But how they created? How are they created? From the death of stars, lot of elements are created in that explosion. Then they are driven off and eventually becomes the interstellar or cosmic dust. Thus, interstellar lakshi मतलब वही है. Thus, cosmic dust is a building block of stars. First, cosmic dust must have arisen from Big Bang explosion. Also, with the steady death of stars, that is, when it gets older, then it is puff off and rages out the other elements created within it, like carbon, oxygen, and some other element. तो मैं तुम्हें जैसे बताया कि भाई दुनिया में मतलब मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ कि दुनिया में भाई कोई भी चीज़ होती है तो कोई भी चीज़ का भाई मतलब कोई भी चीज़ अगर बनी है तो उसका डेथ सर्टेन ही है. मतलब लोग नहीं बोलते, जो ढंग के लोग होते हैं ढंग के लोग बोलते हैं कि तुम्हारी मतलब पूरी यूनिवर्स में बस एक चीज़ निश्चित है, डेथ. वो भी मतलब डेथ सर्टेन है, डेथ इज इनएविटेबल. फिर नाउ इफ दे आर सो टाइनी हाउ कैन वी सी देम? हम देख नहीं सकते वैसे. इफ सम क्लस्ट आर देयर इन आवर वे इट ब्लॉक्स द विजन, राइट. मतलब स्पेस में देख सकते हो, हाथ में लेके नहीं देख सकते. द सेम वे द कॉस्मिक डस्ट ब्लॉक्स द लाइट बिहाइंड इट. मतलब ये लाइट ये ओपेक कर देता है, मतलब पेनिट्रेट नहीं होता इससे लाइट. But that is not the best way. It is to look at the wavelength of light that dust emits. Usually anything that has any temperature emits light. Dusts are actually not hot, but warm, enough to emit lots of infrared light. Thus you can see the dust all over the space. अब ये जो infrared यहाँ पर है, तुम्हारा टीवी का टाटा स्काई का रिमोट वाला infrared नहीं भाई, अलग है. मतलब वही चीज़ है लेकिन चीज़ अलग है यहाँ पे. Infrared light. Thus you can see the dust all over the space. Is it present at surface of our Earth? Though there are many cosmic dust particles on Earth, but it's really hard to distinguish between them and Earth's dust. ये देखो मैं तुम प्लेन के बारे में बता रहा ना, नासा ये हाथ से पटकता है. But if we go high in atmosphere, we can actually catch it before it falls to the surface of Earth and mix with the other dust on Earth. NASA has done that for many years. ये ऐसा प्लेन होता है, ये साला बहुत हाई एल्टीट्यूड में उड़ता है और यहाँ डस्ट से कलेक्ट करके आता है. Do you know? All dust is made up of elements that are created within the stars, and it's very critical to study what's going inside the stars and to tell us about what comes out of them. So, by studying the cosmic dust particles, many mysteries can be solved, like how the solar system are formed, planets, and even us came to existence. Quiz कर लेते हैं. Cosmic dust is a building block of all of the above: stars, solar system, galaxies. Which type of light is emitted by the cosmic dust particles? Infrared light. You know, in space, there are even many unwanted things present too. Space junk. अरे भाई बहुत कचड़ा है. वैसे ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा घूम नहीं रहा, लेकिन हो सकता है क्योंकि इतनी सैटेलाइट पड़ी है. मतलब इतने सालों ने भेज तो दिया, ऊपर से लाए नहीं नीचे. एक्सप्लोरेशन करने के चक्कर में उसकी बात लगाने बैठ गए. As long as humans have been exploring space, we have also been creating a bit of mess in our universe. देख रहे हो, मूवी है भाई, ग्रेविटी में दिखाते हैं तुम्हें ग्रेविटी में कैसे मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, लेकिन वही जो स्पेस जंग वगैरह लग के कितना कचड़ा हो जाता है. ग्रेविटी हो गया भाई, इंटरस्टेलर तो बेस्ट मूवी आज तक की. Orbiting our planet are thousands of dead satellites, along with bits of debris. Debris मतलब वही चीज़ होती है कचड़ा. From all the rockets we have launched, मतलब debris जो क्या बोलते हैं, unused नहीं, used parts होते हैं, used but waste parts from rocket. That is known as debris. We have launched over the years. This could pose an issue one day. Space junk or space debris is any piece of machinery or debris left by humans in space. It can refer to big objects such as dead satellites that have tailed or been left in orbit at the end of their mission. It can also refer to smaller things like bits of debris, pieces of paint, flakes that have fallen off a rocket. That space junk का बहुत बढ़ चुका है. 50 years ago when it went into space, there actually was space. अब तो भाई तबाही है. While there are about 2000 active satellites orbiting Earth at the same moment, हमारा अभी 2000 सैटेलाइट एक्टिव है जो चल रही है, लेकिन वहाँ पर वही उसी के साथ 3000 डेड वन भी है भैया जो घूम रही है. अगर मतलब ऐसे बोल रहा हूँ ना, अगर कोई मिशन वगैरह होता है ठुक ठुका गई ना, लगने वाले गंदे. What's more, there are around 34,000 pieces of space junk bigger than 10 centimeters in size and millions of smaller pieces that could prove very dangerous if they hit something. How does all the space junk get there? All space junk
is the result of us launching objects from Earth, but until it re-enters the atmosphere. Some objects in lower orbits or of a few hundred kilometers can return quickly. They often re-enter the atmosphere after a few years, and for the most time they will burn up, so they don't reach the ground. लेकिन यार कुछ पार्टिकल होते हैं जो मतलब बहुत हाईली क्या बोल दूँ मतलब टाइटेनियम या एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम के बनते हैं, मतलब वो यूज किए जाते हैं तो वो जलते नहीं और वो नीचे आके ठुक जाते हैं. But debris or satellites left at high altitudes of 36,000 kilometers, where communications and weather satellites are often placed in geostationary orbits, can continue to circle Earth for hundreds or even thousands of years. मतलब क्या रहता है, ऐसे घूम घूम के आते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो ऐसे ही घूम घूम सेंट्रीपेटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल अंदर वो बाहर से होता है. सेंट्रीपेटल फोर्स में क्या होता है कि वो ऐसे घूमते हैं, तो घूम घूम के वो नीचे आते हैं. नीचे आने के बाद एक बार जब वो ग्रेविटी में एंटर कर देते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, वो नीचे एकदम आने जाते हैं. जैसे जो चाइना का पहला स्पेस स्टेशन था वो भी ऐसे जला था नीचे आने के बाद. मतलब सोचो स्पेस स्टेशन जला दिया चाइना, मतलब जल गया हानि. मतलब अगर हम ये माने कि एक कोलैब, देखो दो कोलैब, मतलब बस दो स्पेस स्टेशन है अभी स्पेस में, एक कोलैबोरेशन से बना है कनाडा नहीं, यूके, रशिया और यूएसए के कोलैबोरेशन से बना है. इंडिया भी प्लान कर रहा है अपना इसरो का स्पेस स्टेशन बनाने का ऊपर, और वैसे उसका नाम अपन ISS नहीं रख सकते, इंडियन स्पेस स्टेशन, क्योंकि ISS पहले से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है, मतलब बड़ी बात है मेरे हिसाब से. Some space junk result from collisions or anti-satellite tests in orbit. When two satellites collide, they can smash or break apart into thousands of new pieces, creating lots of new debris. This is rare, but several countries, including the USA, China, and India, have used missiles to practice blowing up their own satellites. This creates thousands of new pieces of dangerous debris. मतलब क्या करता है, जो सैटेलाइट ऐसी खाली हो जाती है तो कोई उन पे कुछ कर नहीं लिया, कुछ निकाल नहीं है, तो यहाँ से मिसाइल छोड़ के फट फाड़ देती है. तो तुम्हें पता है कि इंडिया के पास सबसे तेज अल्ट्रासोनिक मिसाइल है हम लोग के पास, ब्रह्मोस, जो रशिया और इंडिया के कोलैबोरेशन से बनती है. Okay, what are space debris? All of the above human-made objects that orbit around Earth, things that are no longer functional, broken parts of other rockets, satellites, etc. What risk does the space junk pose to space exploration? हमें रिस्क क्या है कि हम और ऊपर अपना रॉकेट वगैरह भेजते हैं, कुछ मिशन पे होते हैं, हम नहीं होते एस्ट्रोनॉट, हमारी लेकिन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. Okay, fortunately at the moment space junk doesn't pose a huge risk to our exploration effort. The biggest danger it possesses is to other satellites in orbit. These satellites have to move out of the way of all this incoming space junk to make sure they don't get hit and potentially damaged or destroyed. मतलब अगर कोई रॉकेट है हल्का से भी एक कुछ छोटा सा पार्ट हो गया ना, लग जाएंगे. तुम देख लो, अगर प्लेन उड़ता है, प्लेन के प्रोपेलर या टरबाइन में अगर वो घुस जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोई बर्ड वगैरह घुस जाती तो प्लेन के लग जाते हैं गंदे वाले. तो सोचो रॉकेट के क्या लगने वाले. वैसे वहाँ वो अलग बात है कि वहाँ जीरो ग्रेविटी है, तो कुछ अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ऐसा. In total, across all satellites, hundreds of collision avoidance planning are performed every year in the world, including by the International Space Station (ISS), where astronauts live. Not live. Fortunately, collisions are rare. The last satellite to collide and be destroyed by space junk was in 2009. It can collide with the spaceship, thus endangering the life of every astronaut with it. In 2011, the astronaut Ron Garan and his team faced that incident. They were about to get hit by space debris, but luckily they got saved. That is it. How can we clean space junk? The United Nations asked all companies remove their satellites from orbit within 25 years after the end of their mission. This is tricky to perform, though, since many satellites can and often do fail. To tackle this problem, several companies around the world have come up with novel solutions. This includes removing dead satellites from orbit and dragging them back into the atmosphere where they will burn up. Ways we could do this include use a harpoon to catch a satellite, catching it in a huge net, using magnets to grab it, or even firing laser to heat up the satellite, increasing its atmospheric drag so that it falls out of orbit. Will space junk be a problem in future? बहुत ज़्यादा होने वाला है ये तो. It could be well be. मैं पढ़ रहा हूँ. Okay, it could well be. Several companies are planning vast new groups of satellites called mega constellations that will beam internet down to Earth. These companies, which include SpaceX and Amazon, plan to launch thousands of satellites to achieve global satellite internet coverage. मतलब वो satellite internet होता है ना, वही चीज़ का बात की जाए. If successful, there could be an additional, अभी तो Starlink की एक satellite है वो, 50,000 satellites in orbit. This also means a lot more collision avoidance maneuvers will need to be done. In September 2019, the European Space Agency performed its first satellite planned movement to avoid collision with a mega constellation by making sure that satellites are removed from orbit in a reasonable amount of time. Once they are no longer active, we can resolve the problem of space junk in the future to some extent. Earth's orbit allows us to study our planet, send communications and more. It's important that we use it
sustainably, allowing future generations to enjoy its benefit too. What is possible harm from space junk? All of the above. They can collide with other spaceships. They can block the way for exploring other than Earth. They can block the signals coming from satellites. How can space junks be cleaned? Okay, by using net, by using lasers, by using strong magnet. Effects of these space particles on space mission. There are even studies suggesting about the refraction of starlight from them. Also, sometimes they may absorb the starlight too. Thus, it can mislead the study of our universe. तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये साले पेनिट्रेट होने नहीं देते लाइट को, स्टार की लाइट। और तुम्हें पता है स्टार लाइट वैसे भी पॉइंट सोर्स होती है तो और उसके लग जाते हैं, वैसे तो रिफ्रैक्शन होता ही है, रेयर अर्थ से डेंसर जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आता है। Even dust particle interacts with electromagnetic radiation in a way that depends on its cross section, the wavelength of the electromagnetic radiation, and on the nature of the grain, its refractive index, type of medium, size, etc. We have to specify whether the emitted radiation processes scattering, absorption, or something else. In the radiation emission curve, several important signatures identify the composition of the emitting or absorbing dust particles. Dust particles can scatter light non-uniformly. Forward scattered light is light that is redirected slightly off its path by diffraction. डिफ्रैक्शन अलग चीज होती है, मतलब अगर कोई लाइट बेंड हो रही है किसी पार्टिकल पे लग के उसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल्स एंड बैक स्कैटर्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। द स्कैटरिंग एंड एक्सटिंक्शन डिमिंग होता है, मतलब डिमिंग क्या बोलूं, इंटेंसिटी कम हो रही है ऑफ द रेडिएशन गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डस्ट ग्रेन साइजेस। अब रेड शिफ्ट के बारे में आते तो भाई हमारा लास्ट टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बेसिकली रेड शिफ्ट क्या होती है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट दो फिनोमेना होते हैं। ये बताते हैं कि अगर कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है तो मतलब अगर वो हमारे सोलर सिस्टम, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अर्थ की तरफ आ रही है तो रेड शिफ्ट वही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ आ रही है तो वो रेड शिफ्ट है, और अगर कोई प्लैनेट से बाहर जा रही है तो वो क्या शिफ्ट है, वो ब्लू शिफ्ट है। अभी और आगे डिटेल में देखेंगे, एक ऐसी सिंपल सा हमें समझाने के लिए था, साइंटिफिक नहीं ऐसा ही सिंपल है। तो रेड शिफ्ट में क्या होता है कि भाई रेड शिफ्ट में अपना एनर्जी डिक्रीज होता है और ब्लू शिफ्ट में एनर्जी इंक्रीज होता है। तो इन फिजिक्स रेड शिफ्ट इज अ फिनोमेना वेयर लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन इंक्रीज इन वेवलेंथ इंक्रीज होता है इसमें, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। वेदर और नॉट द रेडिएशन is visible ray. Redshift means an increase in wavelength with equivalent decrease in wavelength frequency and its energy. It gives us information about the expansion of universe, also about the existence of other galaxies, and also gives us the information about the distance between the other celestial bodies. Neither the emitted nor received light is necessarily red. Instead, the term redshift refers to the human perception of longer wavelength as red, which is a section of the visible spectrum with the longest wavelength. The opposite of a redshift is a blue shift, where wavelength shorten and energy increases. However, redshift is a more common term, and sometimes blue shift is also called as a negative shift. मतलब जो ब्लू शिफ्ट है वो अपोजिट है रेड शिफ्ट है। तो रेड शिफ्ट क्या होता है, उसका अपोजिट है। बस रेड शिफ्ट में एनर्जी कम होती है, ब्लू शिफ्ट में एनर्जी बढ़ती है। रेड शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। ओके, ये था। सो व्हाट इज ब्लू शिफ्ट? व्हाट इज ब्लू शिफ्ट? इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। कहाँ गए हम? Space junk has dash effects on Earth. All. Okay. Blocks the light coming from space, absorbs the starlight, refracts the starlight. अब summarize करते हैं हम लोग। Okay, बहुत हो गया आज, तो करते हैं। Cosmic dust particles are present all over the universe. That is true. These dust particles can be helpful for knowing the origin of us, planets, our solar system, etc. The origin of these cosmic dust are basically dead star or a steady dying star getting older. The initial cosmic dust came from the Big Bang explosion, which gave us many information about what we know today. Cosmic dust emits infrared radiation, thus can be seen or observed by the scientists. Cosmic dust particles also show refraction of starlight, which may be coming from other galaxies too. There is lots of space junk present around Earth, which is revolving around Earth with the major satellites too. The presence of this amount of junk can have very harmful effects on the life of astronauts and common people too. By damaging the satellites, some organizations are going to take certain measures for reducing the space junk amount in the space. One more effect seen that help in knowing about the universe is redshift. There are 3 ways that redshift can occur. तो यार ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो हमने आज बहुत कुछ जाना और ये सेशन भी मतलब काफ़ी सही था, स्पेस वगैरह के बारे में हमने काफ़ी जाना। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा सेशन तो भाई बढ़िया, पढ़ते रहो, नॉलेज लेते रहो। हर बार मैं बोलता हूँ कि यार पढ़ाई, एजुकेशन को मज़े मिलो, और एजुकेशन और इंटेलिजेंस को तुम कंपेयर नहीं कर सकते। लोग पागल होते जो कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, तो कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। अपने पे विश्वास रखो भाई, करो, और नॉलेज सबसे ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। सी यू गाइस।